नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है लीगल जंक्शन प्राइम परिवार में। आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से के डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, उसको बीएनएस में कैसे किस प्रकार से बताया गया है उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। तो आज बीएनएस 2023 सेक्शन 101 टू 109 टू 115 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, उसके बारे में बताऊंगा, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंग ऑफेंसेस की पूरी व्याख्या मैं करूंगा आज। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित हो सके। लीगल क्वेरी किसी भी प्रकार की है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। आफ्टर दैट मेरे टीम के सदस्य आपसे मेरा बात करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंग ऑफेंसेस के बारे में थोड़ा सा मैं आप सोचा हूं कि इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूं। ये वीडियो जितने भी लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट, लॉयर्स हैं और जो भी लॉ एस्पायरेंट्स हैं, जुडिशियरी एस्पायरेंट्स हैं, यूपीएससी एटसेट्रा के एस्पायरेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम आएगा और वो लाभान्वित अवश्य होंगे। एक आम आदमी के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो भी लॉ को समझ सकें, क्या है लॉ है क्या नहीं है, और वो भी अवेयर हो सके, अपने अधिकारों को समझ सकें, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। प्राइम चैनल के व्यूवर्स के लिए डिटेल्ड एनालिसिस में थोड़ा सा बता रहा हूं इसमें। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भारत के मॉडर्न क्राइम सिनेरियो में सबसे बड़ा खतरा है। सेक्शन 109 टू 115 डिफाइन करते हैं गैंग, रिक्रूटमेंट, अबेंडमेंट, प्रॉपर्टी, प्लानिंग एटसेट्रा को। सेक्शन 109 क्या बताता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का डिफिनेशन सेक्शन 109 के अंतर्गत बीएनएस में रखा गया है। दो से ज़्यादा व्यक्ति लगातार इलीगल एक्टिविटी अगर करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिफिनेशन के अंतर्गत वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का लगातार इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, वायलेंस, इंटिमिडेशन, एक्सटॉर्शन, फिनेंशियल गेन एटसेट्रा अगर हो रहा है तो ये सब आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत आ जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं, साइबर फ्रॉड, गैंग, सैंड माफियास, लैंड माफियास, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नेटवर्क्स एटसेट्रा इसके अंतर्गत आते हैं 109 के अंतर्गत, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम करेंगे, चाहे वो वायलेंस कर रहे हो या इंटिमिडेशन कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, फिनेंशियल गेन एटसेट्रा कर रहे हो और वो गलत तरीके से कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आएंगे। जैसे साइबर फ्रॉड के अंतर्गत वो आ जाएंगे, सैंड माफिया के अंतर्गत आ जाएंगे, लैंड माफिया के अंतर्गत आ जाएंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्किंग अगर कर रहे होंगे तो उसके अंतर्गत आ जाएंगे। दो या दो से अधिक व्यक्ति, ये आप जान लीजिए। कानून जो है वो हर व्यक्ति के लिए बराबर है। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति उस काम को कर रहा है तो वो गैंग हो गया। इस चीज को याद रखिएगा आप, चाहे वो किसी भी माध्यम से कर रहा है। अभी सबसे ज्यादा आप समझ लीजिए कि साइबर क्राइम्स चल रहा है, ठीक है ना। सेक्शन 110 पनिशमेंट, डेथ कोस्ट, डेथ पेनल्टी, लाइफ। इसमें पनिशमेंट क्या क्या हो सकता है? गैंग में जो आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इसमें पनिशमेंट क्या है? सेक्शन 110 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। डेथ कोस्ट अगर हुआ आपके कारण, आपके कृत्य के कारण मर गया कोई, तो डेथ पेनल्टी आपको हो सकता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकता है। अदर क्राइम्स 5 ईयर टू लाइफ। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का गैंग से लेकर के आप कोई काम करते हैं और उसमें कोई क्राइम हो जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो उसमें 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है। 5 ईयर्स टू लाइफ मतलब आपको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक उम्र कैद। सेक्शन 110 के अंतर्गत ये सभी आता है। सेक्शन 111 हार्बरिंग गैंग मेंबर्स क्या है? ये हाइड आउट, ट्रांसपोर्ट, फेक आईडी, डिजिटल सपोर्ट देना पनिशेबल है। एग्जाम्पल साइबर गैंग, सेफ हाउस अगर आप किसी को प्रोवाइड करवाए हैं, मान लीजिए कोई साइबर गैंग वाले हैं और उसको आप अपने घर में आश्रय दिए हुए हैं, संश्रय दिए हुए हैं, आप किसी को अपने घर में जान रहे हैं कि यहाँ ये लोग जो है ना इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, उसके बावजूद आप अपने घर में उसको रखे हुए हैं, अपने घर में उसको रेंटर के रूप में रखे हुए हैं, तो आप भी फंस जाएंगे। हार्बरिंग गैंग मेंबर्स के अंतर्गत आ जाएंगे, सेक्शन 111 लग जाएगा आप में। सेक्शन 112 पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी
फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग प्रोसीड्स को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना, और सेल कंपनीज, क्रिप्टो, और लॉन्ड्रिंग, रियल एस्टेट, ठीक है ना, ये सभी आ जाएंगे आपके। सेक्शन 113 रिक्रूटमेंट यूजिंग माइनर्स, कुरियर, इंफॉर्मेंट, चाइल्ड लेबर, रिक्रूटमेंट्स एक्सेट्रा, सेक्शन 113 रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। यूजिंग माइनर्स, अगर आप किसी बच्चे को रखते हैं, काम करवाते हैं, तो वो आपका आ जाएगा सेक्शन 113 के अंतर्गत। लास्ट स्ट्रिक्ट, इसमें लॉ स्ट्रिक्ट है, माइनर एक्सप्लॉइटेशन के अंतर्गत। सेक्शन 114 क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, प्लानिंग स्टेज भी पनिशेबल है। वेपन्स, एक्विजिशंस, सर्विलियंस, है ना, मनी फ्लो एनालिसिस एटसेट्रा, सभी चीजें आएंगी इसके अंतर्गत। सेक्शन 115 अगर मैं बताऊं आपको, तो पार्टिसिपेशंस, अटेम्प्ट और अबेंडमेंट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशंस, फाइनल लॉजिस्टिक या फिर ऑपरेशनल सपोर्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स, फेक अकाउंट्स, शेल्टर, इन्फो प्रोविजंस एटसेट्रा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। केस एनालिसिस में अगर मैं बताऊं, साइबर फ्रॉड गैंग, लैंड माफिया केस, सैंड माफिया, सेक्शन एप्लीकेशंस, है ना, और पनिशमेंट एंड लीगल स्ट्रेटजी, ये सब केस एनालिसिस में सब देखा जाता है। जब आप केस एनालाइज करेंगे तो उसमें सब देखा जाता है, आपको देखना पड़ेगा आपको। क्राइमरी, जैसे क्राइम साइकोलॉजी किस प्रकार का है, इसमें क्राइम साइकोलॉजी भी देखा जाएगा, जैसे मनी, आइडेंटिटी, या फिर आपका फियर साइकिल क्या है, वाई गैंग रिक्रूट, किस लिए रिक्रूट किया गया, हाउ लॉ टारगेट्स लीडर्स वर्सेस फुट सोल्जर्स एटसेट्रा। अगर कंक्लूजन इसमें मैं बताऊं आपको, सेक्शन 109 टू 115 भारत के लिए बैकबोन साबित होगा ये लॉ। ये क्राइम को कम करेगा, क्योंकि अभी साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साइबर गैंग सबसे बड़ा खतरा है। स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की लीगल क्वेरी है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रकार के ज्ञान के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। देखिए, बीएनएस में लॉ को एक आम आदमी को समझने के लिए बनाया गया था, कि एक आम आदमी भी समझ सके। आईपीसी में बेयर एक्ट्स में इस प्रकार की भाषाएं थी, मतलब जो कि कोर्ट और एक वकील ही समझ सकता है। लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल केवल कोर्ट और वकील ही समझ सकते हैं, और जो लॉ को जानते हैं वही समझ सकते हैं, जो लॉ को पढ़े होंगे वही समझ सकते हैं, और जो लीगल प्रैक्टिसेस में नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। जज में और एक वकील में क्या बात हो रहा है, आप समझ लीजिए कि आपके जो क्लाइंट हैं, जिसका केस चल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि जज के पास दो वर्ड क्या मेरा वकील बोले, और क्या जज साहब सुने और हाँ हाँ किए, ना किए, उसको कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो बीएनएस में सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बेयर एक्ट है लेकिन सरल भाषा में दिया गया, ताकि एक आम आदमी भी समझ सके। समझ गए? तो आईपीसी और बीएनएस में ये थोड़ा सा अंतर किया गया है, ताकि एक आम इंसान भी लॉ को समझ सकें और आगे बढ़ सकें, अपने राइट्स को समझ सकें, अपने राइट्स के लिए लड़ सकें। लॉ से डरने की आवश्यकता नहीं, लॉ आपके सहूलियत के लिए ही बनाया गया है। समझ गए? तो लॉ से डरने की जरूरत नहीं है, आप नॉलेज लें। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपका मिल सके और आप लीगली अवेयर हो सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता महाकाली, हर हर महादेव।